बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सोइंग टाइम जो क्रॉप की जो आजकल काटन जिस जल्दी ख़त्म हो रही है, इसकी वजह से जो अर्ली सोइंग हो रही है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और ऑप्टिमम जो इसका सोइंग टाइम है वो 1 नवंबर से 15 नवंबर है। लेट सोइंग जो है और यकम 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक चलती रहती है। सीड रेट जो है मोस्टली डिपेंड्स है वो टाइम पे है और सॉइल टाइप पे और वैरायटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। नॉर्मली जो हम सीड यूज़ करते हैं 40 kg से 65 kg तक यूज़ करते हैं। सोइंग मेथड जो है ब्रॉडकास्ट चलता है और ड्रिल, और बाकी जो है ज़ीरो टिलेज है वो राइस जोन में चलता है। ब्रॉडकास्ट कॉमन मेथड है, बाकी ड्रिल भी सैंडी लोम सॉइल में चलता है। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन सॉइल टाइप और वेदर कंडीशन पे और अवेलेबल वाटर। आपके पास वाटर कौन सा है, कैनाल का है या ट्यूबवेल का है। ये 3 से 7 इरिगेशन तकरीबन वीट क्रॉप को लग जाती हैं। वीडिसाइड जो हम वीड्स को वीट में रूप ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सी मार्केट में अवेलेबल हैं। वो आप आमतौर पे आपकी क्रॉप की टाइमिंग, सोइंग टाइमिंग के ऊपर, आपके सॉइल टाइप के ऊपर, आपके इलाके के वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। जो कॉमन यूज़ होती हैं वो एक्सेल है, सजेंटा एक्सेल और लाइटमैक्स और अटलांटिस है बाहर की। लेकिन अटलांटिस का प्रॉब्लम ये है तो उससे अगर इसको तारवतर में ज़्यादा किया जाए, अगर सुबह जल्दी कर दिया जाए और पौधों के ऊपर शबनम के खतरे हो तो उससे इसकी भरने का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। फर्टिलाइज़र जो कॉमन यूज़ में हम फर्टिलाइज़र करते हैं, एक DAP एट द टाइम ऑफ सोइंग करते हैं, 3 यूरिया तकरीबन हम यूज़ करते हैं, 20 kg मैग्नीशियम सल्फेट करते हैं, 3 kg 33% वाला जिंक यूज़ करते हैं, 2 to 4 kg सल्फर जो 80% WDG फार्म में हम यूज़ करते हैं। और क्रॉप की जो क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं जिसके ऊपर आपने इसको पानी और फर्टिलाइज़र देनी होती है, वो क्रॉप की यील्ड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अगर इन क्रिटिकल स्टेज के ऊपर किसी की एक किसी फैक्टर की कमी हो जाए तो उसके क्रॉप की यील्ड जो अच्छी खासी कम हो जाती है। जो कॉमन हम आम ज़बान में कहते हैं, पहले कहते हैं टिलरिंग यानी झाड़ मारना। पौधा कितना झाड़ लगा रहा है, कितने अगर इसके ऊपर किसी किस्म स्ट्रेस आ गया पानी का या फर्टिलाइज़र का या वीडिसाइड का तो उससे क्रॉप की कंडीशन सारी क्रॉप की यील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा स्टेम एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं, तना निकाल रहा है और प्लांट अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और सिटे की तरफ जा रहा है। तीसरा हेडिंग जिसमें पौधा अपना सिटा निकालता है, सिटा और मैच्योर करता है। चौथा है रैपनिंग जो कि क्रॉप को हम जिससे कहते हैं क्रॉप रैपनिंग की तरफ जा रही है, हार्वेस्टिंग की तरफ जा रही है, क्रॉप अपना कलर चेंज करती है। हार्वेस्टिंग जो है आमतौर पर हम इसको करते हैं कम्बाइन हार्वेस्टर से, जो कॉमन आजकल मेथड है। इससे पहले हम करते हैं मैनुअली, और मैनुअली भी दो किस्म से, एक रैपर से और उसको थ्रेशर करके, एक जो बाय लेबर करते थे, बाय हैंड करते थे, वो की तरफ जाते हैं। यील्ड पोटेंशियल आमतौर पर वीट का जो कॉमन हमारा चलता है 40 से 65 मन पर एकड़। ये भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि हर ज़मीन और हर क्रॉप सेम होती है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर इसके जो यील्ड का है वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मसलन वेदर कंडीशन कैसा रहा है, सॉइल टाइप कैसी रही है, इरिगेशन वाटर आपके पास कौन सा था, वाटर की pH क्या थी, ज़मीन की pH क्या थी, और आपने जो पानी दिया है वो किस स्टेज पे दिया है, कोई एक स्टेज मिस तो नहीं की या कोई स्ट्रेस तो नहीं लग गया, और जो फर्टिलाइज़र दिए वो प्रॉपर टाइम से दिया है, और ज़मीन के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल कितना था। और आखिर में हम अगर देखें तो इसमें सीड सिलेक्शन, अगर बाकी सारे फैक्टर ठीक होंगे तो सीड सिलेक्शन आपकी अच्छी होगी तो फिर आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। अगर आपके सारे फैक्टर ठीक हैं लेकिन सीड सिलेक्शन ठीक नहीं, फिर भी आपकी प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी सीड सिलेक्शन अच्छी है और बाकी सारे फैक्टर ठीक नहीं है तो फिर भी आपकी प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वीडिसाइड, ठीक है ना, वीडिसाइड स्प्रे आपने किस तरह की है ये सारे उसके ऊपर पड़ता है। अब हम आते हैं इसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशो की तरफ। हमारे इलाके में जो ज़मीन चलती है उसको तकरीबन 40,000 रुपये पर एकड़ पर एनम रेंट है। अब हम वीट की 20,000 लगा लेते हैं। सॉइल की ज़मीन की तैयारी के ऊपर जो 12,000 के करीब लग जाता है। सीड के ऊपर जो लास्ट ईयर मार्केट रेट चला है 5,000 से 6,000 के ऊपर, और फर्टिलाइज़र एक्सपेंसेस जो 1 से 1.5 DAP, 3 यूरिया, सल्फ़र, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक तकरीबन 25,000 का ये खर्चा पड़ जाता है। इरिगेशन ये आपके ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंड करता है या कैनाल वाटर के ऊपर। अगर टोटल पानी आपका ट्यूबवेल का है तो 6 से 7 पानी साउथ पंजाब एरिया में लग जाते हैं, तो तकरीबन 11, साढ़े 11,000, 12,000 का खर्चा पड़ जाता है।
हार्वेस्टिंग अगर हम कंबाइन से हार्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 3500 से 4000 के करीब खर्चा पड़ जाता है। और थ्रेशर की तरफ करते हैं तो वो आपकी तकरीबन 3-3.5 मन के करीब आपकी जो यील्ड आती है उसका एक्सपेंस पड़ जाता है। और लेबर चार्जेस जो आपका बंदा काम करता है सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, वो हमारा जो कॉमन चलता है, हम 11वां हिस्सा जो आपकी यील्ड आती है उसका तकरीबन 13 से 14,000 पर एकड़ वो भी पड़ जाता है। अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन की तरफ जाएँ तो अगर 45 मन हमारी यील्ड है और कॉमन रेट जो आजकल तो बहुत ज़्यादा रेट है, वैसे इसका कॉमन रेट 3500 के करीब भी हो तो ये तकरीबन 1,57,000 के करीब पर एकड़ इनकम आ जाती है। अगर हम तमाम एक्सपेंसेस जो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं अगर इनको ऐड करें तो तकरीबन 93,000 के करीब बनते हैं। अगर हम इनकम में से एक्सपेंसेस निकालें तो तकरीबन 63,000 हमारा प्रॉफिट रेशो है पर एकड़। लेकिन इसमें एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर हमारी क्रॉप की यील्ड 55 मन 60 मन 65 तक चली गई तो उससे हमारे ये 40 से 50,000 पर एकड़ एडिशनल बेनिफिट है, जिसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस वही हैं जो पहले ही हम कर चुके हैं। अगर हम जाएँ अपने थ्रेशर की तरफ, थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर में ये फ़र्क है कि थ्रेशर में हमें एक्सपेंस 3-3.5 मन जो आपकी यील्ड का है वो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें यह है कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो बीट स्टॉक है, तूड़ी का या भूसे का जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, वो 20 से 25,000 की तकरीबन पर एकड़ की सेल हो जाती है। उससे ये होता है कि अगर हम एक्सपेंस 3.5 मन जो हमने एक्स्ट्रा पे किए थ्रेशर वाले को वो भी निकाल लें फिर भी हमें 10 से 15,000 का पर एकड़ प्रॉफिट बन जाता है। थैंक यू।